सो हेलो हाय ब्रोज, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ में। आज हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे उन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट को इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा गया है? ऑप्शन है पार्ट 1 को, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट नंबर 4। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट नंबर 3। जो पार्ट 3 है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स से डील करता है और इन फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द आईएनसी टुक अ रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन सबसे पहले कब लिया था? ऑप्शन है 1929 में, 1931 में, 1935 में या 1946 में। इसका करेक्ट आंसर है 1931 में। 1931 जो सेशन हुआ था वो हुआ था कराची में और इसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम वो थे सरदार पटेल जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कब डिलीट किया गया था? आपको मालूम होगा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन बाद में जाके इसे एक अब लीगल राइट बना दिया गया है। सो ये कब डिलीट हुआ था फंडामेंटल राइट से? ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट में, 44th अमेंडमेंट में, 52nd अमेंडमेंट में या 66th अमेंडमेंट में। इसका करेक्ट आंसर है 44th अमेंडमेंट में। जो ये 44th अमेंडमेंट हुई थी ये आपको याद रखना है, ये हुई थी 1978 में। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक की अमेंडमेंट हुई है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है अपने आप में, वो है 42nd अमेंडमेंट और ये सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और जिसकी आपको ईयर याद रखनी है, ये हुई थी 1976 में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन विच आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। कौन से फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकती? कहने का मतलब है कि जैसे इमरजेंसी, जब अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी कभी लागू होती है तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, उनकी इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाती है। लेकिन कौन से ऐसे दो आर्टिकल हैं जो इवन इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं हो सकते? तो ऑप्शन है आर्टिकल 19 एंड 20, आर्टिकल 20 एंड 22, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 18 एंड 19, फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। बेसिकली जो आर्टिकल 2021 है ये डील करते हैं, आर्टिकल 21 है हमारा पर्सनल लिबर्टी से, लाइफ से, मतलब आपसे जीने का हक तो कोई कभी छीन नहीं सकता। और 20 आर्टिकल जो डील करता है वो ऑफेंसेस से डील करता है, मतलब आपको बिना क्राइम के बेस पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपको डिटेन कर लिया जाए, आपको जेल में बंद कर दिया जाए अगर आपने कोई क्राइम ना किया हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने कोई क्राइम किया हुआ है आपको उसके लिए कोई, मान लीजिए किसी को सज़ा हो चुकी हो 2 साल की, तो ऐसा नहीं हो सकता 2 साल के बाद जब वो वापस बाहर आए उसके लिए फिर से उसको उसी क्राइम के लिए सज़ा दी जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ये आर्टिकल्स कभी भी हमारे, इनकी इन्फोर्समेंट बंद नहीं होती है इवन इमरजेंसी में भी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को जो ख़त्म करती है, कौन सा आर्टिकल में छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है? आर्टिकल नंबर 15 में, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 या आर्टिकल नंबर 16। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत को ख़त्म करता है। आर्टिकल नंबर 15 जो है ये डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, यानी कि आपके साथ कोई भी कहीं पे भी आपके जेंडर, कास्ट, रिलीजन या किसी भी चीज़ के बेस पर कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। आर्टिकल 18 डील करता है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स से। आर्टिकल 16 डील करता है पब्लिक जो भी एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की ये बात करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सरकारी फॉर्म भरते हो, मान लीजिए सीजीएल का भरते हो, यूपीएससी का भरते हो, तो वो सबके लिए ओपन किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए बंद किया जाएगा या किसी भी बेस पर, किसी जेंडर बेस पर उसे बंद किया जाएगा, किसी के लिए कास्ट बेस पर बंद किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हालांकि इसमें रिजर्वेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द मंडल कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन बैकवर्ड क्लासेस। मंडल कमीशन ने कब अपनी बैकवर्ड क्लासेस की जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी? ऑप्शन है 1975 में, 1976, 1980, ऑप्शन डी है 1982। करेक्ट आंसर है 1980। 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने ही ये जो 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात है वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने ही रिकमेंड किया था, मतलब मंडल कमीशन ने ही रिकमेंड किया था। साथ में आपको ये भी याद रखना है मंडल कमीशन जो है
उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1979 में। तो एक साल के अंदर 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस? कौन सा आर्टिकल डील करता है एसोसिएशंस और यूनियन फॉर्म या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करने के लिए? ऑप्शंस है आर्टिकल 19(1)(a), 19(1) का पार्ट जी, 19(1)(d) या 19(1)(c). इसका करेक्ट आंसर है 19(1)(c). आर्टिकल 19(1) आर्टिकल जो पूरा 19 है ये डील करता है हमारा राइट टू फ्रीडम से। इसमें तरह तरह के फ्रीडम्स के बारे में बताया गया है ए टू जी आर्टिकल 19(1) में। आर्टिकल 19(1) का जो ए पार्ट है वो बताता है हमें फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, यानी कि हमें पूरा फ्रीडम है, हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। 19(1)(g) बताता है हमें फ्रीडम है किसी भी प्रोफेशन को या फिर किसी भी बिज़नेस को चलाने का, वो प्रोफेशन या बिज़नेस लीगल होना चाहिए और हम वो फ्रीली कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(d) हमें फ्रीडम देता है मूवमेंट करने का इंडिया के किसी भी पार्ट में। इसका मतलब है कि मान लीजिए आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो और कल दिन को आप हिमाचल जाना चाहते हो, तो आपको ऐसा रोक नहीं सकते कोई कि आप महाराष्ट्र से हो और हिमाचल नहीं आ सकते। आर्टिकल 19(1)(d) के अंदर हमें मूवमेंट है इंडियन टेरिटरी में कहीं भी जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने पर कौन सा आर्टिकल डील करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 20, आर्टिकल 21(a), आर्टिकल 21(b) या आर्टिकल नंबर 22। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21(a). आर्टिकल 20 के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस है जो। आर्टिकल 21(a) फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। आर्टिकल 21 जो पूरा ही है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर हाउ मच टाइम, यहाँ पे टाइम आएगा, फॉर हाउ मच टाइम अ पर्सन कैन बी सस्टेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्वेश्चन है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर कंटिन्यूसली एक इंसान को कब तक डिटेन किया जा सकता है? ऑप्शन है 1 month, 3 months, 6 months या 12 months। इसका करेक्ट आंसर है 3 months। सो कंटिन्यूसली प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने के लिए किसी भी इंसान को डिटेन कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली होता क्या है, किसी भी इंसान को या इंडिविजुअल को क्राइम करने से पहले ही, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर शक है कि वो आगे जाके कोई क्राइम करने वाला है, उसे पहले ही डिटेन कर लिया जाता है। मान लीजिए कोई नेता हेट स्पीच देने वाला हो और उससे दंगे भड़कने की आशंका हो, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस इंसान को पहले ही डिटेन कर सकती है। और ये कंटिन्यूसली कब तक कर सकती है? 3 months के बाद। और 3 months के बाद इन्हें एक रिपोर्ट लेनी होती है एक एडवाइजरी बोर्ड से, जिसमें कोई हाई कोर्ट का या तो करंट में जज होना चाहिए या कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज भी हो सकता है। ये एक रिपोर्ट देते हैं जिसमें उस व्यक्ति को या इंडिविजुअल को फर्दर डिटेन किया जा सकता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि मैक्सिमम कितनी बार उसे डिटेन किया जा सकता है, मतलब कितने टाइम के लिए। कॉन्टीन्यूसली तो 3 months के लिए होता है, लेकिन हर 3 महीने में एक एडवाइजरी कमेटी से, बोर्ड से रिपोर्ट लेनी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज? कौन सा आर्टिकल राइट देता है कि फैक्ट्रीज में जो बच्चे होते हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, ये प्रोहिबिटेड है? तो ऑप्शन है आर्टिकल 23, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल नंबर 22। सो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिट करता है कि चिल्ड्रंस की फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। साथ में आर्टिकल नंबर 23 आपको याद रखना है, ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग से रिलेटेड है और फोर्स लेबर से रिलेटेड है। किसी भी आदमी से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते बिना उसे पे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़? कौन सा आर्टिकल डील करता है माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करता है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है आर्टिकल 28, 29, आर्टिकल 24, आर्टिकल नंबर 30। सो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल 29 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज से।
इसका मतलब है कि माइनॉरिटीज़ अपने भी कोई भी रिलीजन को, जो भी माइनॉरिटीज़ में होंगे या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, वो अपने तौर तरीक़ों को फॉलो कर सकते हैं और उनका एडमिशन कहीं पे भी इस बेस पे डिनाई नहीं हो सकता। अगर मान ली वो कहीं जाना चाहे या किसी इंस्टीट्यूशन में कोई पढ़ना चाहे माइनॉरिटी का, तो उसे डिनाई नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स टू हैव द बॉडी। कौन सी ऐसी रिट है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ऑप्शन है सर्टररी, मैंडेमस, हेबस कॉर्पस या क्वो वारंटो। तो इसका करेक्ट आंसर है हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस का मतलब होता है टू ब्रिंग दी बॉडी और मैंडेमस का मतलब होता है टू कमांड। ये भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड अगेंस्ट। प्रोहिबिशन की जो रिट है वो किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है। ऑप्शन है सिर्फ जुडिशल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट, जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सबके अगेंस्ट प्रोहिबिशन की रिट इशू हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़। जो प्रोहिबिशन की रिट है वो सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के ऊपर ही जारी कर सकते हैं कोर्ट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट आफ्टर अ केस हैज़ बीन डिसाइडेड बाय क्वेश्चनिंग द डिसीजन। कौन सी ऐसी रिट है जो हायर कोर्ट्स जो होते हैं वो किसी भी लोअर कोर्ट के ऊपर तब लगाते हैं जब ऑलरेडी लोअर कोर्ट मान लीजिए किसी केस पे अपना डिसीजन दे चुका है, उसके बाद हाई कोर्ट्स जो होंगे, हायर कोर्ट्स होंगे, वो उस पर रिट लगाएंगे, जो उनका डिसीजन होगा उसे वो नलीफाई कर देंगे। तो ऑप्शन है सर्ट्यूररी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस या क्वो वारंटो। इसका करेक्ट आंसर है सर्ट्यूररी। सर्ट्यूररी और प्रोहिबिशन में आपको मेन यही डिफरेंस याद रखना है। जो सर्ट्यूररी होती है ये डिसीजन जब कोई लोअर कोर्ट दे देता है उसके बाद रिट लगाता है कोई भी हायर कोर्ट, लेकिन प्रोहिबिशन में डिसीजन देने से पहले ही कोई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पे लगा सकता है कि आप जो ये प्रोसीडिंग कर रहे हो ये आपके क्षेत्र से बाहर है, हम आपको इससे करने से प्रोहिबिट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सोल एंड हार्ट बाय बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा किस आर्टिकल को सोल एंड हार्ट बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल 22, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 368। सो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 जो है उसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और इसे हार्ट एंड सोल कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जनक भी कहा जाता है जिन्हें। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।